नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2025 के एक मैच की, दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस, और ख़ास तौर पे एक ड्रीम 11 फैंटेसी टीम कैसे बनाई जाए, इसके लिए मिली जानकारी पर। हाँ, ये जानकारी पिछले प्रदर्शन और पिच और मौसम की अनुमानित स्थितियों पर आधारित है। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम। मौसम साफ, लाइव डेटा तो नहीं है इसमें। सही। तो देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है, टीम बनाने के पीछे क्या सोच है, क्या खास टिप्स हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका बताया गया है। मतलब 100 क्रेडिट के अंदर एक संतुलित टीम बनानी है। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर सब हों। हाँ, और सिर्फ नाम नहीं दिए हैं। नहीं, सिर्फ नाम नहीं, बल्कि क्यों चुना गया है वो भी बताया है। जैसे किसी का फॉर्म अच्छा चल रहा है या कोई खास रोल है टीम में, उस आधार पर। अच्छा, तो कौन कौन से खिलाड़ी सुझाए गए हैं इस हिसाब से? जैसे विकेट कीपर्स में ऋषभ पंत हैं डीसी से, और उन्हें तो कप्तान बनाने का भी सुझाव है। साथ में वृद्धिमान साहा भी हैं जीटी से। ओके, पंत कप्तान। और बल्लेबाजों में शुभमन गिल का नाम है जीटी से। जाहिर है फॉर्म बहुत बढ़िया है उनका, और वो भी कप्तानी के एक विकल्प बताए गए हैं। फिर डेविड वार्नर हैं डीसी के ओपनर, रिले रॉसो डीसी से ही पावर हिटर के तौर पर, और अभिषेक शर्मा जीटी से। अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर क्षमताओं वाले। तो ये एक मिक्स बैग जैसा है। बिल्कुल, फॉर्म और रोल दोनों का ध्यान रखा गया है। फिर ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा जीटी से, जिन्हें उप कप्तान बनाने का सुझाव है। जडेजा उप कप्तान, ये भी काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, उनके ऑलराउंड खेल को देखते हुए। और मिचेल मार्श भी हैं डीसी से। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी जीटी के डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और डीसी से कगिसो रबाडा विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और एंड्रिक नॉर्जे अपनी तेज रफ्तार के लिए। तो कप्तान के लिए पंत या गिल, और उप कप्तान के लिए जडेजा या वार्नर। ये मुख्य सुझाव है। तो ये तो हुई खिलाड़ियों की बात और उनके चयन के पीछे की सोच जी। लेकिन फैंटेसी टीम बनाना सिर्फ इतने पे तो खत्म नहीं होता है ना। मतलब मैच वाले दिन बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर इस विश्लेषण की जो सामान्य रणनीति वाली बात है वो अहम हो जाती है। ये सिर्फ टीम नहीं सुझा रहा। हाँ, और क्या है इसमें? जैसे ये जोर देता है कि टॉस के बाद जो फाइनल प्लेइंग 11 आती है उसे कंफर्म करना बहुत जरूरी है। कौन खेल रहा है कौन नहीं, ये जानना। हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत जरूरी है। कई बार खिलाड़ी ऐन मौके पर बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर पिच कैसी खेल रही है, बल्लेबाजों के लिए अच्छी है या गेंदबाजों को मदद मिल रही है, उसके हिसाब से टीम में बदलाव करने पड़ सकते हैं। और टॉस कौन जीता, पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग, इसका भी असर पड़ेगा शायद। हाँ, बिल्कुल। टॉस जीतने वाली टीम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी खिलाड़ियों का चयन प्रभावित हो सकता है। ये सब प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। और वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल? हाँ, उसका भी जिक्र है। अगर क्रेडिट्स बचते हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि फैंटेसी टीम सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। सही। असल मैच की स्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ता है। टॉस, पिच, टीम की रणनीति, ये सब मायने रखता है। एक तरह से मैच को पढ़ना भी पड़ता है साथ साथ। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो टीम संतुलित हो। हाँ बिल्कुल, बैलेंस जरूरी है। दूसरा, खिलाड़ियों का चयन उनके मौजूदा फॉर्म और टीम में उनकी भूमिका के आधार पर हो, जैसे पंत, गिल, जडेजा के उदाहरण हमने देखे। सही। तीसरा, कप्तान और उपकप्तान का चुनाव बहुत सोच समझकर, उनके संभावित प्रभाव को देखते हुए। और चौथा, टॉस और फाइनल प्लेइंग 11 जैसे लाइव फैक्टर्स को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। एकदम सही कहा। ये विश्लेषण काफी हद तक आंकड़ों, भूमिकाओं और मैच की स्थितियों पर ही फोकस करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, क्या? देखिए, ये सब तो हुए साफ दिखने वाले फैक्टर्स, पर क्या खिलाड़ियों की आपस की कोई पुरानी राइवलरी या किसी खास दिन का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव, ऐसे सूक्ष्म सटल तत्व भी हो सकते हैं जो फैंटेसी पॉइंट्स पर असर डालते हो, जिनका जिक्र शायद इस विश्लेषण में ना हो। ये दिलचस्प पॉइंट है। आंकड़ों के परे की बात। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो फैंटेसी को और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक बना सकता है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।